सुप्रभात बच्चों। आज हम लोग का अगला पाठ है गद्दार कौन, जिसके लेखक हैं नारायण लाल परमार। सबसे पहले हम नारायण लाल परमार जी का जीवन परिचय देख लेते हैं। नारायण लाल परमार का जन्म 1 जनवरी 1927 को हुआ। वे छत्तीसगढ़ में की नई कविता के प्रारंभिक कवियों में से एक थे। वे हिंदी और छत्तीसगढ़ी के ख्यातिनाम कवि थे। बच्चों के लिए भी उन्होंने कई सारी विधाओं में बहुत सारी किताबें लिखी, जिनमें उनकी प्रमुख कुछ कृतियां हैं: रोशनी का घोषणा पत्र, कांवर भर धूप, खोखले शब्दों के खिलाफ, सब कुछ निस्पंद है तथा विस्मय का वृंदावन। साहित्य के क्षेत्र में उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए उन्हें मुक्तिबोध सम्मान मिला। नारायण लाल परमार जी का निधन 27 जुलाई 2003 को हुआ। आज का पाठ गद्दार कौन में यह एक राजा के घमंड की कहानी है तथा उसकी बेईमानी की कहानी है, जिसमें प्रजा में से एक आदमी निकल कर उसके घमंड और उसके बेईमानी को ईमानदारी में बताता है। आगे देखते हैं इस पाठ का संदर्भ सहित व्याख्या। आगे क्या बोल रहे हैं। नवलगढ़ राज्य में यह प्रथा चली आ रही थी कि हर साल दशहरे के दिन राजधानी में एक बड़ा सा मेला लगता था। एक गांव का नाम था, राज्य का नाम था नवलगढ़, जहां यह प्रथा चली आ रही थी कि दशहरे के मेले के अवसर पर राजमहल को कैसे सजाया जाता था। उसमें दशहरे के दिन उत्सव मनाया जाता था, मेला लगाया जाता था। किसमें? दशहरे में। तो प्रजा का हर व्यक्ति राजा को अपनी शक्ति के अनुसार कहता था, भेंट चढ़ाया करता था। राजमहल खूब सजाया जाता था। इसमें लेखक ने इन्होंने बताया है कि दशहरे मेले के अवसर पर राजमहल को क्या कहते हैं, दुल्हन की तरह सजाया जाता था और पूरे नगर में बच्चों, युवाओं, बूढ़ों सभी में क्या था, उत्सव का माहौल था, खुशी का माहौल था। ऐसा लगता था मानो कोई त्योहार आया हो और उसमें नए कपड़े, नए उत्साह भरे कुछ सामाने, वस्तुएं, उन सब से अपने घर को, अपने आप को सजाते थे और आनंद रहते थे। नगर में दूर दूर से संगीत की टोलियां आती थी। नए नए कलाकार अपने लोक धुनों से आम जन का मन मोहित कर लेते थे। मतलब पूरे जोर शोर से, पूरे वहाँ धूमधाम से मेले की तरह खुशियाँ, त्योहारों की तरह खुशियाँ मनाई जाती थी। आप लोग भी देखेंगे, दशहरा आने वाला है। आप लोग दशहरा देखते थे तो खूब सारे मेले के जैसे लगते हैं, जैसे गुब्बारे की दुकान है ना, कुछ खाने पीने की दुकान, खिलौने की दुकान, और लड़कियों के लिए कोई श्रृंगार की दुकान, बहुत सारे दुकान लगाते हैं मेले की तरह, है ना। उसी प्रकार नवलगढ़ राज्य में भी हर साल दशहरे के दिन राजधानी में बड़ा मेला लगा करता था। पूरी नगरी मानिकपुरी सजी धजी नवोढ़ा दुल्हन सी प्रतीत होती थी। मानो खुशनुमा माहौल, सभी में एक नया उत्साह और जोश भरता दिखाई दे रहा था। पूरा सभी तरफ उत्साह ही उत्साह था। देखो इसमें क्या बोल रहे हैं। प्रजा क्या करती थी, उस राजा को क्या है, अपने हैसियत के हिसाब से उन्हें क्या करते थे, तोहफे देते थे, गिफ्ट चढ़ाए देते थे, बोलते हैं ना, तो भेंट चढ़ाए देते थे उस पर। तो उस साल क्या हुआ, भेंट इतनी चढ़ी कि राजा रामशाह खुद आश्चर्य पड़ गए। उन्होंने राजा साहब की तारीफे के पुल बांध दिए और उनकी तुलना भगवान श्री रामचंद्र जी से करने। आप लोगों ने भी सुना होगा, राम राज्य कहते हैं, है ना। उसी प्रकार इन्होंने यहाँ पर क्या किया कि उस राजा की तुलना क्या किया कि भगवान श्री रामचंद्र जी से करने लगे। वे यह कहने से भी ना चुके कि संसार में ऐसा कोई राज्य है तो वह नवलगढ़ राज्य है, जिसमें शेर और बकरी एक घाट से पानी पीते हैं। शेर और बकरी एक ही घाट से पानी पीते हैं। यहाँ से कहने का तात्पर्य यह है कि मतलब चाहे कोई प्रजा हो, चाहे कोई वो गरीब हो या अमीर, चाहे वह बहादुर हो या कमजोर, सब एक साथ, एक मिलजुल कर वहाँ काम करते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। राजा साहब सुनकर खुश हुए। ऐसे तरह तारीफें जब कोई कहेगा तो आदमी क्या होगा, खुशी होगा। उसी प्रकार यहाँ भी क्या हुआ, राजा साहब सुनकर खुश हुए। पंडित राम भगत को वे राजपुरोहित कम और अपना दोस्त अधिक समझते थे। ठीक है, यहाँ पर क्या है कि पंडित जो राम भगत थे वो पुरोहित तो थे, पर उन्हें वो पुरोहित कम और अपना दोस्त ज़्यादा समझते थे। अपनी प्रसन्नता प्रकट करने के लिए उन्होंने पंडित जी को ढेरों सारी सोने की मुद्राएं भेंट की। ठीक है, क्या पता
उस सोने की भेंट लेने के लिए इतनी तारीफ कर रहे हो, है ना। आगे पढ़ते हैं कि असल में रहस्य क्या है। फिर आगे क्या बोलते हैं कि जब रात में पंडित जी अपने घर गए तो पंडिताई को कहने लगे कि जो काम है ना, पंडित राम भगत का ही है, जिन्होंने राजा साहब के यश यश क्या है चारों दिशाओं में फैला कर रखा है। जितने भी उनके गुणगान हैं, यश है, कीर्ति है, सबकी बातों को क्या है, यह जो पंडित राम भगत है उन्होंने ही सबको फैला रखा है। और राजा साहब भी क्या है, आदर्श पूर्वक होकर उनकी सारी बातों को मानते भी हैं और सुनते भी हैं। आगे देखो क्या कहते हैं, और क्या बोलते हैं कि यह दूसरे राजाओं की तरह विलासी और आराम तलब नहीं है। आराम तलब का मतलब क्या है, जो आराम करने की इच्छा चाहता हो, इसे क्या कहते हैं हम, आराम तलब कहते हैं। तो उसी को यहाँ पर क्या बोला गया है, पंडित जी अपनी पंडिताइन को बताते हैं कि यह दूसरे राजाओं की तरह आराम करने की इच्छा रखने वाले नहीं हैं। ये क्या करते हैं, हमेशा प्रजा की भलाई का भी सदा ध्यान रखते हैं और उनकी भलाई भी करते हैं। प्रजा भी उन्हें सच्चे मन से चाहती है, इसीलिए तो राम राज्य बोल रहे हैं। राम, उनकी तुलना किससे कर रहे हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी से कर रहे हैं। आगे क्या बोलते हैं, देखो, जीवन की सफलता के अनेक रहस्य उन्होंने राजा साहब को सिखलाए हैं। देखो पंडित जी क्या बोलते हैं कि जो पंडित जी राम भगत है, अपने आप को ही संबोधित करते हुए यहाँ कहते हैं कि जीवन की जो सफलता के अनेक रहस्य हैं उन्होंने ही राजा को क्या है, सिखलाए हैं। ठीक है, आगे देखो क्या कहते हैं, फिर सचमुच देखो क्या कहते, अब इतनी सारी कहानी सुनाए अपनी पंडिताइन को पंडित जी कि ये जो पंडित राम भगत है, मतलब अपने आप को संबोधित करते हुए उसने बताया कि उसने ऐसे ये सब किया है। तो उनकी पंडिताइन भी उनको नींद आने से पहले सोने से पहले यह मान के सोई कि सचमुच में जो उनके पति हैं वह क्या है, नवलगढ़ राज्य में एक बहुत बड़ी हस्ती है। उनके बहुत बड़ा मान है, सम्मान है, उनकी बहुत बड़ी हस्ती है, हर काम के लिए उनको पूछा जाता है। यह मान के उनको क्या किया गया, वो सो गई। आगे देखते हैं क्या बोलते हैं, पंडित राम भगत जब कभी समय मिलता अपनी इस विद्या की थोड़ी बहुत वानगी अपने इकलौते पुत्र रामचरण को भी देते थे। जो ये पंडित जी थे अपना बखान खुद ही करते थे, अपने मुंह में बड़ाई ही करते, अपनी बड़ाई अपने मुंह में ही करते थे वो। और कभी कभी क्या कहते हैं, अपने इकलौते पुत्र को भी क्या है, रामचरण जिसका नाम है, उसको बताते थे कि मैंने ऐसा किया, मैंने वैसा किया, है ना। उनको यह विश्वास था कि एक न एक दिन जब राजा राम शाह की जगह उनका पुत्र लेगा तो उनकी जगह भी रामचरण बखूबी ले लेगा। अभी तो राजपुत्र और ब्राह्मण कुमार की पढ़ाई अलग अलग होने लगी है। ठीक है, उस समय में क्या था, एक जमाना था जिसमें क्या था, सब आप लोग के जैसे सब एक साथ नहीं पढ़ते थे। ठीक है, उसमें कोई ब्राह्मण का पुत्र अलग, है ना, ब्राह्मण का पुत्र सिर्फ शास्त्र विद्यालय क्या बोलते हैं, वेद विद्या ग्रहण करता था। राजा का पुत्र वेद विद्या के साथ साथ क्या करता था, शास्त्र अस्त्र शस्त्र चलाने की विद्या ग्रहण करता था। तो इस तरह से अलग अलग पढ़ाई होने लगी थी। और उसमें देखो उन्होंने क्या बोलते हैं, एक दिन ऐसा भी आएगा जब राजेंद्र शाह राजा हुए और पंडित जी का बेटा उनका राजपुरोहित होगा। देखो अब जो ये हैं क्या बोलते हैं, पंडित राम भगत जी हैं, उन्होंने यह भी सोच लिया है कि एक दिन क्या होगा कि वो जो उसका बेटा है वो भी वहाँ का उनके पुत्र राजा के पुत्र का राजपुरोहित बनेगा। ठीक है, आगे देखते हैं क्या कहा जाता है। नई उम्र थी, नए विचार थे। ठीक है, आरंभ से ही दोनों टकराने लगे। राजेंद्र शाह अपने पिता से भिन्न उद्दंड और विलासी था। जो राजा का बेटा था, है ना, राजा का जो बेटा था, उसका बेटा क्या था, राजेंद्र शाह, वो विलासी और बहुत ही मतलब उद्दंड प्रति था, बदमाश था, हमेशा बदमाशियाँ करता था, उद्दंडता करता था, है ना। और दोनों जो पंडित का बेटा था और जो राजा का बेटा था, दोनों में क्या होता था, हमेशा टकराव होता था। दोनों की जो सोच है वो मिलती नहीं थी, दोनों के विचार अलग अलग थे। ठीक है, देखो आगे कहते हैं, इसके विपरीत रामचरण कुछ अधिक बुद्धिमानी और तर्क करने वाला था। ठीक है, जो पंडित का बेटा था रामचरण, वो क्या था, अधिक बुद्धिमान और हमेशा तर्क, हर चीज़ के बारे में गहराई से सोचने वाला इंसान था। ठीक है, अब आगे देखते हैं आगे गद्य में क्या बोला गया है। आगे देखो लेखक क्या कहते हैं, राजा राजेंद्र शाह के दरबार में रोजाना सवेरे संगीत की महफिल जमती, नाच गाने के साथ संगीत की धुन। ठीक है, राजा को मंत्र मुग्ध कर देती थी। जो ये संगीत की धुनें बजती थी, नाच गाने होते थे, वो क्या थे कि वो राजा को क्या है, मतलब मंत्र मुग्ध, मतलब कहना चाहिए उनको एकदम
उनमें मग्न हो जाते थे। उनको और किसी चीज़ का होश ही नहीं होता था, सिर्फ वो गाने सुनते और नाच गाना देखते रहते। और ये सब देख के राजेंद्र साहब को बड़ा मजा आता। ठीक है। रामचरण बीच में कभी उन्हें टोकता भी था, जो रामचरण था वो बीच में उन्हें कभी टोकता भी था कि कभी इन सब से तू निकल, कभी समाज को भी देख, कभी अपनी प्रजा पर भी ध्यान दे। पर राजेंद्र शाह क्या करता था, हमेशा उन बेकार के चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान देता था, जैसे कि नृत्य, संगीत, इन सब पे ज़्यादा उसका ध्यान था। रामचरण भी उन्हें बीच बीच में टोक टोक करता था, उसका ध्यान प्रजा की ओर आकर्षित करता था। लेकिन राजा राजेंद्र शाह इन पर उन सब बातों का कोई भी असर नहीं पड़ता था। वह रामचरण पर क्या करता था, अक्सर गुस्सा हो जाया करता था, चिढ़ जाया करता था। ठीक है। और धीरे धीरे बात बढ़ती गई, क्योंकि रामचरण नैतिक सुझाव देता था और अपने कर्तव्य पालन करने को सलाह देता था। लेकिन जो राजेंद्र शाह है, वह हमेशा उन सब बातों का उल्लंघन करता था। ठीक है। जैसे कि बताया, इसमें बोला गया है, अजीब परिस्थिति आ गई है। वैसे रामचरण जानता था कि क्या करता था, कि बुरी आदत क्या है, जल्दी से उसको बदला नहीं जा सकता। वह अपमान सहता और अपने कर्तव्य का पालन करता। जो रामचरण था वह हमेशा बार बार राजेंद्र शाह का अपमान सहता और क्या करता था, वह अपमान सह कर भी अपने कर्तव्यों का पालन करता था। लेकिन ऐसा कब तक चलता है ना, हम रोज तो रोज आदमी अपमान नहीं हो सकता। जो जितना सीधा होता है उसकी सीधाईपन को देख के आदमी और उसको नीचा दिखाने की कोशिश करता है ना। इसीलिए हमेशा कहते हैं, भले किसी से लड़ाई झगड़ा मत करो, लेकिन इस कदर बनो कि कोई लड़ाई ही ना कर पाए आपसे, है ना। आगे देखते हैं। इधर जो राजेंद्र शाह थी, उनकी विलास प्रियता जो थी, ये जो नृत्य, संगीत, जो एक दूसरे बिंदु पे आ जाता है, जो उनका तथ्य, उन पे ज़्यादा इनका ध्यान रहता था। उधर इनका जो खजाना था वह भी खाली होता गया, क्योंकि वो तो पैसे उड़ाते ही रहते थे। कौन? राजेंद्र शाह। ठीक है। प्रजा के दुख बढ़ने लगे, प्रजा को बहुत दुख होने लगा। ठीक है। रामचरण ने राजा को आखिरी नेक सलाह दी। ठीक है। जो पंडित जी का बेटा था रामचरण, उन्होंने राजा को आखिरी सलाह दी कि परिणाम में उसे अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ा। ठीक है। और लास्ट में क्या हुआ कि उसके अपमान ने इतना उसको अपमानित किया कि उसने अपने रामचरण ने उस बातों को दिल पे ले लिया और उन्हें क्या करना पड़ा, उन्होंने वह जो राजपुरोहित का जो कार्य था उन्हें वो छोड़ना पड़ा। देखो फिर क्या बोलते हैं कि जो यहाँ पर जो रामचरण थे वो निराश नहीं हुए। उसने आसपास के गांवों में शिक्षा प्रसार का बीड़ा उठाया। उन्होंने क्या संकल्प किया कि जो आसपास के जो गांव हैं वहाँ के लोगों को क्या करेंगे, शिक्षा देंगे। उसे इस काम में बड़ी सफलता मिली। जो रामचरण थे उन्होंने कार्य को किया और उसको उन्हें बहुत बड़ी सफलता मिली। धीरे धीरे राजा के कुछ खुशामदियों ने यह बात खलने लगी कि मतलब यह ऐसा कैसा कर सकता है, रामचरण जो यहाँ का राजपुरोहित था वो दूसरे गांव में जाकर ऐसे शिक्षा का प्रसार कैसे कर सकता है ना। फिर आगे देख, फिर एक दिन क्या हुआ कि धीरे धीरे क्या होता गया कि जो रामचरण ने जो इतना अच्छा कार्य करने का जो बीड़ा उठाया था, उसकी यश भी बढ़ती गई। और जितनी यश बढ़ी तो राजा के सामने उसकी शिकायतें और बढ़ती गई। ठीक है। अब राजा के अब आंखों में खटकने लगा कि इसकी यश ज़्यादा हो रही है और मेरी बुराई ज़्यादा हो रही है करके। फिर एक दिन क्या हुआ, एक दिन उसे प्रजा को भड़काने के आरोप में राजा के सामने पेश कर दिया गया। ठीक है। नए राजपुरोहित ने मामले को संगीन बताया। उसने कहा, प्रजा को राजा के विरुद्ध भड़काना सबसे बड़ा पाप है। ठीक है। राज दरबारियों ने भी हामी भरी। बेचारा रामचरण क्या करता, उसकी एक ना सुनी गई। ठीक है। रामचरण ने कहा, मैंने ऐसा कोई कार्य किया ही नहीं है, तो आपने मुझे ऐसा दंड क्यों दे रहे हैं। ठीक है। लेकिन जो राज पुरोहितों के मामले को एकदम संगीन बताया गया कि उन्होंने प्रजा को राजा के विरुद्ध भड़काने लगा ऐसा करके। ठीक है। फिर एक ऐसी स्थिति आ गई कि जो रामचरण थे उसे मृत्युदंड सुना दिया गया। ठीक है। उसके बाद राजेंद्र शाह ने उसे लास्ट बार बोला कि अगर मृत्युदंड सुनाने से पहले राजेंद्र शाह ने एक बार पूछा कि यदि कोई अंतिम इच्छा हो तो कहो। तो रामचरण ने कहा, महाराज अब तक मैंने आपको अपनी शक्ति के अनुसार बहुत सी बातें बतलाई है,
अब चाहता हूँ कि मोतियों के फसल उगाने का गुर भी आपको बताऊं। जो मोती कैसे उगाते हैं उसका भी मैं आपको आपको बताता हूँ कि मोती उगाते कैसे हैं। इसकी मैं आपको लास्ट बार मैं आपको अंतिम बार मैं आपको इसका ज्ञान देना चाहता हूँ। फिर आगे देखो क्या बोलते हैं। यह सुनना था सुनना था कि दरबारी दंग रह गए। यह सुन के जो दरबारी थे वो भी सुन, अरे मोती की फसल, यह कैसी फसल है, हमने तो आज तक नहीं सुनी। और मोती तो बहुत कीमती होती है, अगर एक बार ये फसल हो जाए तो हम तो माला माल हो जाएंगे, हम भी सीखेंगे, है ना। उनको ये तक नहीं पता था कि मोती आता कहाँ से है। ठीक है, अब आगे देखते हैं कि इसमें होता क्या है। कुछ लोगों को शंका हुई कि यह कहीं धोखा देकर भाग ना जाएगा, है ना। जो दरबारी थे उन लोगों को शंका हुई कहीं धोखा देके भाग नहीं जाएगा। परंतु राजा ने उस पर विश्वास किया। जो क्या नाम था, राजेंद्र शाह, हाँ, उनको क्या हुआ, उसको विश्वास उसने और कहा, क्या कहा, हम तुम्हें मौका देंगे, अपनी यह विद्या तुम हमें अवश्य सिखा दो। ठीक है, राजा भी उस पे पड़ गया उस बात पे। राजा से आज्ञा लेकर रामचरण अपने काम में जुट गया। उसने कुछ बीघे अच्छी जमीन ली, उसे जोत कर उसमें गेहूं डलवा दिया। देखो उसने क्या कब कहा था कि हम मोती जगवाएंगे। ठीक है, मोती की खेती करने की इच्छा मांगी, लेकिन उसमें क्या जगा दिया, गेहूं डलवा दिया। शर्त यह रखी थी कि वह अपना काम चुपचाप ही करेगा। ठीक है, जब यह सब हुई थी तो उस पर क्या था कि शर्त रखी गई थी कि वह अपना काम किसी को बिना बताए करेगा, चुपचाप करेगा। ठीक है, कोई भी उसमें बाधा नहीं डालेगा। ठीक है, यह सब बता के उस कार्य को किया गया। फिर क्या हुआ, दुश्मन ने बहुत चाहा कि देखें आखिर वह पंडित का बच्चा करता क्या है। पंडित का बच्चा तो वेद ज्ञान ही लेता है, बाहरी ज्ञान तो लेता ही नहीं है वो, तो आखिर ये करता है तो करता क्या है। ठीक है, परंतु वे रामचरण के काम की टोह ना पा सके। उन्होंने कुछ भी जान ना पाए कि आखिर रामचरण कर क्या रहा है। ठीक है, समय पर अंकुर निकले और फिर पौधे बड़े हो गए। धीरे धीरे समय बीता, है ना। बीज से अंकुरण हुए, अंकुरण से पौधे निकले, पौधे से फिर छोटा छोटा पौधा जो था वो क्या होता गया, थोड़ा थोड़ा बड़ा होता गया। आप लोग भी देखना घर में जब हम बीज बोते हैं तो थोड़े धीरे धीरे कुछ समय बाद ही वह पौधे के रूप में आता है। फिर आगे देखो क्या कहते हैं, बहुत बड़ी बात यहाँ पर कही गई है, गौर से आप लोग समझने की भी कोशिश कीजिएगा। ये लेखक ने यहाँ पर बहुत ही सुंदर ढंग से यहाँ पर प्रस्तुत भी किया है इस बात को। देखो क्या बोला है, एक धुंध भरी सुबह को रामचरण राजा और उसके मुसाहिबों को लेकर खेत पर पहुंचा। ठीक है, जो धुंध भरी, आप लोग धुंध भरी जानते हैं, धुंधला कोहरा बोलते हैं ना, जो सुबह सुबह जो निकलते हैं ठंड के दिनों में, और हाँ प्रभात में ही निकलता है। ठीक है, तो एक दिन क्या हुआ, धुंध भरी प्रातः काल रामचरण राजा और उससे कुछ जो दरबारी थे, जो उसके क्या कहना चाहिए चमचे थे, है ना, उनको लेकर क्या गया, खेत पर गए। उसने खेत पर पहुंचने पर ताजी ताजी अनेक ओस की बूंदे को देखा। ओस की बूंदे आप लोग को पता है कितनी सुंदर दिखती है जब धुंध पे वह पौधों के ऊपर लगे होते हैं चमकते हुए, है ना। और बूंदों को देखा और राजा तथा उसके जो चमचे थे उनको भी दिखाया गया। वहाँ राजा और उसके जो चमचे थे उन्होंने देखा प्रत्येक पौधा इतना सुनहरी बूंदों से जड़ा हुआ था, उस ओस की बूंदों से इतने प्यारे से चमक रहा था मानो कोई मोती की फसल ही उगाई हो। ठीक है, और फिर रामचरण बोलते हैं किससे, राजा से, कि लीजिए यह मोती की फसल तैयार है। राजा एक अपने चमचे से, जो राजा का जो चमचा था, है ना, वो उसमें जैसे ही उस फसल को तोड़ने के लिए आगे बढ़ा, रामचरण ने उसे रोक दिया। ठीक है, यहाँ पर देखना, अच्छे से सुनना समझना कि जैसे ही उस जो एक और दरबारी था, है ना, राजा का, जैसे ही उस मोती की फसल को तोड़ने के लिए आगे बढ़ा, रामचरण ने उसे रोक दिया और क्या कहा कि यह मोती ही पवित्र फसल है। ठीक है, जब उसने आगे बढ़ा तो क्या बोला, ठहरो, और क्या बोला, यह मोती ही पवित्र फसल है। इसे वही व्यक्ति हाथ लगा सकता है जिसने अब तक देश के प्रति गद्दारी ना की हो, देश के प्रति गद्दारी ना की हो।
ठीक है। जिसने कभी देश के लिए बेईमानी ना की हो, गद्दारी ना की हो, वही व्यक्ति इस मोती को तोड़ सकता है। फिर क्या होता है कि सब चेहरे से फीके पड़ गए, सब एक दूसरे को देखने लगे, है ना। जिधर से आज जाते बना, सब चले गए, लेकिन सिर्फ कौन बचा? राजा। उनकी आंखें आत्मज्ञान से मानो चमक उठी। जो आत्मज्ञान था, जो उनको सच्चाई थी, जो मतलब एक वास्तविक स्वरूप था, है ना, जीवन जीने का, वो उसे आत्मज्ञान मानो मिल गया हो। दूसरे ही पल उसका मस्तक पंडित रामचरण के चरणों में था। क्यों धोखे में था? क्योंकि उन्हें लगा कि हमने तो देश के साथ बहुत सारे धोखे किए हैं, है ना, बहुत सारे इधर उधर पैसे भी लुटाए हैं और कुछ भी प्रजा के लिए नहीं किए हैं, इसलिए हमें इन्हें छूने का अधिकार नहीं है। और उस टाइम ही यह आत्मज्ञान उन्हें मिलता है और वह एक सही दिशा में जाने लगते हैं। इस तरह से जो राजा का जो घमंड था ना, वो टूटा। जो उन्होंने बेईमानी की, उन्होंने ईमानदारी शुरू की। ये मोरल ऑफ द स्टोरी था। धन्यवाद।